सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा नागेश कपूर को। तो सिंपल सा इसको वन लाइन में याद रखना है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के अभी नए वाइस चीफ उप सेना प्रमुख ये कौन बन गए हैं? तो एयर मार्शल नागेश कपूर। और इन्होंने किनका स्थान लिया? नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारी तीनों सेनाओं के वाइस चीफ के बारे में आपको बता देता हूं, जिसमें 2 तो अभी रिसेंटली अभी अगस्त के महीने में ही बने थे 2025 में। जैसे हमारी भारतीय सेना के इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने थे पुष्पेंद्र सिंह, भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने थे संजय वात्सायन। डेली अगर आप हमसे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा। और अब हमने देखा इंडियन एयरफोर्स के भी नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं? नागेश कपूर बन गए हैं। तीनों सेनाओं के वाइस चीफ मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से तीनों सेनाओं के जो चीफ है उनको भी देख लो। जैसे हमारे आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेवल चीफ कौन है? नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। साथ में तीनों सेनाओं से संबंधित दिवस भी याद रखो। आर्मी डे 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को होता है। हमारे वर्तमान में दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इनसे पहले कौन थे, मतलब पहले हमारे सीडीएस कौन थे जिनका निधन हो चुका है? जनरल बिपिन रावत। वैसे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना 1932 में। 8 अक्टूबर तो आपको याद ही है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 में 1932 उस समय इसकी स्थापना के वक्त इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हम जानते थे। फिर आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को ये इंडियन एयरफोर्स बन जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। और भारतीय वायुसेना की भारत में आप 7 कमांड्स देख सकते हो। ये पूरी लिस्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने आपको लगा दी है, आराम से आप रीड कर सकते हो। भारत में 7 कमानें हैं हमारी वायुसेना की। अच्छा, वैसे ही अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न ही है तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो फिर, अभी आपको पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने थे संजय गर्ग नाम है। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने निर्मल कुमार मिंडा। फिक्की के अध्यक्ष बने अनंत गोयंका। महालेखा नियंत्रक बनी, महालेखा नियंत्रक मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, 29 नंबर की बनी टीसीए कल्याणी नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है। और प्रधानमंत्री जी के अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक बने प्रवीर रंजन। और फसाई के सीईओ रजित पुन्हानी बने। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी उमा कांजी लाल। और एयरडाई के प्रमुख बने थे अजय सेठ। उसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक दीपक बागला। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी सोनाली मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने अभिजीत सेठ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी प्रिया नायर। और नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी आस्था पूनिया। ठीक है, तो 15 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुल्गारिया। और ये प्रश्न एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो चुका है। मतलब बुल्गारिया यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। अच्छा, आप पूछोगे कि अब बुल्गारिया देश में जो नई करेंसी होगी वो यूरो होगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती थी? तो आंसर होगा बुल्गारियन लीव। तो यूरो क्या है ये तो आपको बताइए। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ की करेंसी है। और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 1992 को मॉस्ट्रिच संधि से होती है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में। अच्छा, अगर कोई देश यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि है वो भी याद रखना। लिस्बन संधि है, लिस्बन जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है। और जो यूके था वो इससे अलग हो गया था ना यूरोपियन संघ से, जिसको ब्रेग्जिट बोला गया, वो इसी का उदाहरण है। और बात करें यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है वर्तमान में, तो 27 है। लेटेस्ट इसमें शामिल होने वाला देश बना था क्रोएशिया 2013 में। और इससे अलग होने वाला लेटेस्ट कंट्री कौन सा है? तो यूके है। बुल्गारिया ये इसको बहुत पहले ही ज्वाइन कर चुका है 2007 में ही, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। वैसे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि बुल्गारिया और एक और देश है रोमानिया, ये यूरोपियन देशों के शेंगेन क्षेत्र इसमें शामिल होने वाले लेटेस्ट कंट्री बने थे। पिछले साल की जनवरी की ये बात है, 1 जनवरी 2025 को। और शेंजेन रीजन के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। इतना सा समझ लो कि
जो भी यूरोपियन कंट्रीज के जो देश होते हैं वो आपस में एक दूसरे के यहाँ पे जाने के लिए उनको कोई भी पासपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए होता है, वो फ्री में इधर उधर आ जा सकते हैं। वो होता है शेंजन रीजन। ठीक है, ये सारी इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और अब हम देख रहे हैं कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला लेटेस्ट 21वां देश बन गया है बुल्गारिया। इससे पहले 20वां देश बना था क्रोएशिया। अब मैं आपको सीधे बुल्गारिया लेकर के चलूंगा, लेकिन एक प्रश्न आपका और बनेगा इसी से संबंधित। ये हम पढ़ चुके हैं कि इस बार रिपब्लिक डे पे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है। दो जने हैं, याद रखना। उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है ये नाम। बाकी अब बुल्गारिया की बात कर लेते हैं। ये रहा मैप में बुल्गारिया, कैपिटल सोफिया। नई करेंसी अब यूरो हो गई भैया, यूरो चलेगी यहाँ पे। प्रेसिडेंट है रुमेन रादेव, और बुल्गारिया एक बाल्कन कंट्री है, बाल्कन देश है। अच्छा, अब दो प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूं यहाँ पे। आपको बताना है अभी ब्रिक्स का नवीनतम देश कौन सा बना था, न्यू मेंबर कंट्री। शंघाई का और एससीयू का न्यू मेंबर कंट्री कौन सा बना था, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर दो। एससीयू का भी 10वां मेंबर बना था और ब्रिक्स का भी 10वां मेंबर बना था। अच्छा, नाटो का भी बता दो। नाटो का अभी नवीनतम 32 नंबर का न्यू मेंबर कंट्री कौन सा बना था। ये तीन प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं, आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी ने संताली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां पर हिस्सा लिया। मतलब इस समारोह का आयोजन कहां पर हुआ था जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आंसर होगा झारखंड। और आपको याद होगा, याद होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत के संविधान को जारी किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद अभी झारखंड के जमशेदपुर में इस ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हिस्सा लिया। और ये प्रश्न जरूर याद रखना, ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये जो लिपि है ओल चिकी लिपि, इसके आविष्कारक कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू है। कब बनाई थी, 1925 में। तभी तो शताब्दी समारोह मना रहे हैं इसका, इस लिपि का। कहां पे मना रहे हैं वो भी याद रखना, स्थान झारखंड के जमशेदपुर में। और इस लिपि के आविष्कारक का नाम याद रखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू। इस लिपि के बारे में एक दो बातें आपको बता दूं। ये जो लिपि है इसको बाएं से दाएं लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और इसके दो रूप हैं, चपा और उसरा। इसमें 30 अक्षर होते हैं, जैसे अल्फाबेट में होते हैं ना 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उसी तरह से इसमें 30 अक्षर होते हैं। बाकी संथाली भाषा के बारे में आपको बता चुका हूं। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उस समय 4 भाषाएं इसमें शामिल हुई थी, बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली। वर्तमान में आप जानते ही हो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और झारखंड और राष्ट्रपति जी के बीच में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल है। वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले। वैसे इनका जन्म तो उड़ीसा में हुआ था। अब बात झारखंड की हो रही है तो ले चलते हैं आपको झारखंड। ये रहा मैप में झारखंड। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची हो गई है, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, गवर्नर कौन है, संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल, पुष्प है पलाश का फूल। लोक नृत्य की बात करेंगे, छऊ हो गया, पाइका हो गया। सरूल फेस्टिवल मनाया जाता है, कर्मा पूजा फेस्टिवल, श्रावणी मेला आयोजन होता है यहाँ पे। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहते हैं, और सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा रांची में। झारखंड की स्थापना होती है 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की भी जयंती होती है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें तो भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां पर किया गया था, रांची में। और इसमें उड़ीसा वॉरियर विजेता रहा था सुरमा हॉकी क्लब को हरा के। झारखंड की उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया। इस तरह से रामसर की पहली साइट बनी थी, ये रामसर साइट बनी थी, उधवा झील याद रखना। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप 2025 का 15वां एडिशन हुआ था अभी पंचकुला हरियाणा में, उसको झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक ये रांची झारखंड में हुई। भारत में माइनिंग टूरिज्म खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य झारखंड है। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर अभी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। और झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। कर्मा पूजा फेस्टिवल का आयोजन हुआ था अभी यहाँ पे। और ये भी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को अभी जीत लिया है झारखंड ने, पहली बार जीता है, हरियाणा को हराया था इसमें। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण
चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह ये कहां पर है? तो आंसर इसका हो जाएगा यमन। तो यहां से हमारा एक स्टैटिक प्रश्न डायरेक्ट बनता है, मुकल्ला बंदरगाह ये कहां पर है? तो आंसर होगा इसका यमन में। अब ये चर्चा में क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं, और इसको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट मैप का इस्तेमाल करता हूं। मैप से हम समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप मैप में देखो, ये तीनों कंट्रीज आपको दिख जाएंगी। ये ऊपर सऊदी अरब हो गया, इधर यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, और ये यमन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हुआ क्या एक्चुअली कि सऊदी अरब ने यमन में जो ये मुकल्ला बंदरगाह है, मुकल्ला पोर्ट है, यहाँ पर हवाई हमला कर दिया। अब बात आती है क्यों किया। तो सऊदी अरब ने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने यहाँ पे जहाजों से हथियार और सैन्य वाहन भेजे थे, और ये हथियार सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम से एक यहाँ पे अलगाववादी गुट है, उसको दिए जाने थे, जो कि शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए ये हवाई हमला किया गया और उन हथियारों को नष्ट किया गया। ऐसा कहा किसने? सऊदी अरब ने। अभी इस अलगाववादी ये जो गुट है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमने सऊदी अरब का पक्ष सुन लिया। अब यूनाइटेड अरब की बारी आई। हमने पूछा कि भैया इस बात सच है क्या? उसने कहा ये सब झूठ है। उसने कहा ये हथियार तो हम हमारे लिए लेकर के आए थे, वहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात की जो तैनात की हुई सेना है उसके लिए लेकर के आए थे। अब दोनों की बातें हमने सुन ली। अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। देखो, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, इन दोनों देशों की सेनाएं पिछले 10 सालों से यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही है। हुती विद्रोही है यहाँ पे यमन में, कई बार हमने न्यूज में पढ़ा, ये जहाजों को लूटते हैं, तो ये इनके खिलाफ लड़ रही है। लेकिन वे अलग अलग गुटों का समर्थन करती है। लगभग 4-5 गुट है यहाँ पे, और उन्हीं में से एक गुट है ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात का समर्थन मिला हुआ है। और इस अलगाववादी संगठन जो है ये एसटीसी, शॉर्ट में बोल रहा हूं एसटीसी, इसका मकसद क्या है? यमन को 2 टुकड़ों में बांटना, उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन में बांटना। अब इसको सपोर्ट करता है यूएई। तो ये हमला इसी कारण से हुआ। सऊदी अरब ने देखा ये जहाज में यूनाइटेड अरब अमीरात ये हथियार लेकर के आया जो कि संगठन को दे देगा, तो इससे इस संगठन की पावर बढ़ेगी, हथियार वगैरह आ जाएंगे, पैसे वगैरह आएंगे। तो उसने इस कारण से हमला किया। और इस हमले के बाद यमन सरकार ने सऊदी अरब को धन्यवाद भी कहा कि धन्यवाद आपका, आपने हमला कर दिया, नहीं तो ये साले हमें अलग करके ही मानते। और यमन सरकार ने यूनाइटेड अरब अमीरात की सेना को कहा कि भैया आप निकल जाओ यहाँ से, 24 घंटे का वक्त है, आप अपनी सेना को लो और निकल जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। तो ये पूरा कुछ सीन है जो मैंने आपको समझाया। अब यमन लेकर के चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में यमन। अभी हम वैसे यमन को ही देख रहे थे। कैपिटल इसकी याद रखना सना होती है, करेंसी है यमनी रियाल। अच्छा, यमन अभी आपको याद होगा श्रीलंका में जो दितवा नाम से साइक्लोन आया था, अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था, तो उसका नाम दितवा किसने रखा था? यमन ने ही रखा था। और उसने जो तबाही मचाई थी, फिर उसमें हमने हेल्प के लिए एक ऑपरेशन चलाया था श्रीलंका में, ऑपरेशन सागर बंधु, वो भी आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन में पूरा मामला था जो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि वहां पे इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक प्रश्न बन रहा है, पोर्ट से संबंधित, बंदरगाह से संबंधित, कि मुकल्ला बंदरगाह कहां पर है? तो यमन में है। तो एग्जाम में इसी तरह से स्टैटिक प्रश्न बन जाता है, करंट अफेयर से उठ करके आता है। फिर हम सोचते हैं ये स्टैटिक कैसे आ गया, इतने सारे पोर्ट से हम क्या क्या पढ़े। क्या क्या नहीं पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स में चर्चा में चीजें चल रही है बस उनको पढ़ जाओ, आपका 60-70% काम हो जाएगा स्टैटिक का। अब देखो, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, बंदरगाह जो न्यूज में रहे, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक वदावन पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी आधारशिला रखी थी मोदी जी ने। कहां पर है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। और चाबहार पोर्ट ये ईरान में है, और इसमें जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने लीज पे ले लिया 10 सालों के लिए, भारत ने बनाया था। सितवे पोर्ट ये है म्यांमार में। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया। हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। और मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। ग्वादर पोर्ट आप जानते हो पाकिस्तान में है, चीन ने बनाया। और विजिंगम पोर्ट ये आपको मिलेगा केरल में। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स हमारे न्यूज में रहे थे, किसी न किसी कारण से मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इमोइनू एर्रात्पा महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो महोत्सव का नाम है इमोइनू एर्रात्पा महोत्सव। ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, एक फेस्टिवल है जो धन, समृद्धि और उर्वरता की देवी इमोइनू को समर्पित है, जिसे हर घर में वहां पे पूजा जाता है, रोशनी की जाती है, रोशनी वगैरह
लाइटें लगाई जाती है, पारंपरिक जो भी व्यंजन होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि परिवार में सुख शांति और सफलता आती रहे। और मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो कौन सा महोत्सव है, कहाँ पे मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। अब मणिपुर में मनाते हैं तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मणिपुर। ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल होती है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, और नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज है इनके पास। बाकी किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, मणिपुर। और मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी। दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क इसी पर है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। और मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और देख लो। संगई फेस्टिवल ये मनाया जाता है यहीं पे। और ये संगई एक हिरण है, यहाँ पर उछलता कूदता रहता है, तो उसी के नाम पे ये फेस्टिवल है। राजकीय पशु है यहाँ का वो संगई हिरण। और लाओ हराओबा फेस्टिवल भी मनाते हैं। नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग या योशांग उत्सव हो गया, हुनतड़ा उत्सव हो गया, शुमंग लीला महोत्सव हो गया, गान नगाई उत्सव हो गया, शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, और लामलाई महोत्सव हो गया, मेरा हू चोंगबा उत्सव हो गया, निंगोल चक्कोबा त्योहार हो गया। ठीक है, ये जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स में बनाए वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों से शेयर करनी थी कि हमारी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है वो वर्क करना शुरू हो चुकी है। तो अब से जो भी डेली करंट अफेयर्स की क्विज होगी, जो भी पीडीएफ होगी, वो आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाया करेगी। लास्ट टाइम शायद सितंबर एंड में उसने काम करना बंद कर दिया था मेरी साइड से। उसमें एक बार पहले भी दिक्कत आई थी, तो बीच बीच में पता नहीं क्यों दिक्कत आ जाती है, लेकिन आज उसने काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि अब 2026 से ही उसको अपडेटेड करते हुए चलते हैं। तो 1 जनवरी से मैंने डेली करंट अफेयर्स की क्विज और पीडीएफ वो उसमें अपलोड कर दिया है। बाकी जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विजेज भी आपको मिलने लगेंगी। उसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि कौन सी क्विज कब आ रही है। तो अभी डेली करंट अफेयर्स की क्विज आ रही है, पीडीएफ आपको डेली मिलेगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप क्रिक एग्जाम लिखिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। सब कुछ मटेरियल फ्री होता है, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, स्टडी ग्रुप में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा इसका मैत्रेयी पुष्पा। तो इफ्को साहित्य सम्मान ये पुरस्कार ग्रामीण भारत के जीवन, संस्कृति और समाज को दर्शाने वाले साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के द्वारा दिया जाता है। तो अभी 2025 के लिए इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया, कथा लेखिका है ये मैत्रेयी पुष्पा को। इसके अलावा एक और अवार्ड है इफ्को युवा साहित्य सम्मान, ये 2025 के लिए दिया गया अंकिता जैन को, उनकी पुस्तक ओहरे किसान के लिए। ठीक है, तो इफ्को के ये 2 साहित्य सम्मान है, वो दोनों ध्यान में रखना। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को, और इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को, उनकी बुक ओहरे किसान के लिए। बाकी इफ्को के बारे में हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। एक ही ऑप्शन देखो, विनोद कुमार शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा क्योंकि इसी साल हमने पढ़ा था अभी 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसी साल इनको यह अवार्ड भी मिला था, और अभी हमने पढ़ा 1 आध महीने पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही इनका निधन भी हो गया। तो निधन वाली कैटेगरी में भी ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवार्ड वाली कैटेगरी में भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बात इफ्को की है, तो इफ्को मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है ये इफ्को। स्थापना होती है 1967 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है दिलीप संघानी। याद रखना, अगर इफ्को के संस्थापक या इसके पहले अध्यक्ष का नाम पूछे तो उनका नाम है उदय भान सिंह जी नटवर सिंह जी जेठवा, जिन्हें बापू भाई जेठवा के नाम से भी जानते हैं। तो ये इफ्को की हमने बात कर ली। बाकी अवार्ड वाला प्रश्न था, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से आपको चलो रिवाइज कराऊं। तो देखो, अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया रामवी सुतार को, इनका निधन भी हो गया। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया गुंटर ब्लॉशेल को, वियना से हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए, हमने पढ़ लिया, विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और निधन भी हो गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को, भारतनाट्यम से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को, मैं आई जब बाहर के लिए।
और अंग्रेजी का स्टर्लिन किरेको स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, अभी 2025 का दिया गया था जापान के मसाकी काशिवारा को। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, अभी उन्होंने ही बताया कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया सभी भारतीय निर्यात पर, जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस पर 0% ड्यूटी कर देगा। मतलब जो भी सामान हम ऑस्ट्रेलिया में निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उन पर ऑस्ट्रेलिया कोई शुल्क नहीं लगाएगा। आपको बता दूं, एक्चुअली में 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे अर्ली हार्वेस्ट डील कहा जाता है। तो ये उसी का नतीजा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भारतीय सामानों को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देने के लिए राजी हो गया है। और इस तरह से अब हम भी ऑस्ट्रेलिया से आने वाला जो भी सामान होगा उस पर जीरो ड्यूटी लगाएंगे। इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। और यहाँ पे मंत्री जी ने यह भी बताया कि 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात में 8% की वृद्धि देखी गई थी। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलता हूं। ये रहा मैं अपने ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहीं पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ये रहा, आप देख सकते हो ग्रेट बैरियर रीफ। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो आप ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, हमने देखा अभी। डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे आपको यहाँ पे। गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज करता है, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज करता है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भारत पार्टिसिपेट करता है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज भी होती है क्वाड देशों के बीच में, जिसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अभी जो लेटेस्ट 2025 का जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कहां पर हुआ था? गुआम में हुआ था, जो प्रशांत महासागर में है, गुआम, वहां पर हुआ था। बाकी ऑस्ट्रेलिया से कुछ और बातें करंट अफेयर्स की देखते हैं। अल्फ्रेड तूफान आया था 2025 में ऑस्ट्रेलिया में। एक तालिस्मान साबर अभ्यास का आयोजन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। बहुपक्षीय अभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया था। और तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था लॉर्ड्स लंदन में। साउथ अफ्रीका ने जीता, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रक्षेपण किया था। और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन? सारा तेंदुलकर। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा कि जिस तरह से 23वां एडिशन होगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का 2029 में, उसको भारत होस्ट करेगा, गुजरात में होगा। और उससे पहले 2027 में ही इसका 22वां एडिशन हो जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 69 साल बाद, 69 ईयर के बाद सक्रिय हुआ बिजिमियानी ज्वालामुखी, ये कहां पर है? तो आंसर होगा रशिया में। तो बिजिमियानी ज्वालामुखी ये रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है, जो 1956 के विनाशकारी विस्फोट के बाद 69 ईयर के बाद फिर से एक्टिव हो गया है। और अभी यहीं पे 32,800 फुट यानी कि लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक राख के गुब्बार यहां से निकले हैं। और अभी यहाँ पे विस्फोट हुआ जिसमें 32,800 फीट की ऊंचाई तक, लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख के गुब्बार यहाँ पे देखने को मिले हैं। अच्छा, वॉल्केनो वाला प्रश्न है, ज्वालामुखी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न में रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, एक पहले ये ज्वालामुखी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमने पढ़ा था हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहां पर है? इथोपिया में। ये न्यूज में बहुत था क्योंकि इसकी राख भारत तक आ गई थी। 12,000 वर्षों में पहली बार ये फटा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ और प्रश्न देखो, वॉल्केनो से ही संबंधित करा रहा हूं। अगर पूछे वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। इटली में लिपारी द्वीप पर है। इटली में ही एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा, सिसिली द्वीप पर है। विशुवियस ज्वालामुखी भी है यहाँ पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में मिलेगा। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालोआ ज्वालामुखी हो गया, ये आपको मिलेगा अमेरिका में हवाई द्वीप पर। माउंट इबू हो गया, माउंट सेमेरू हो गया, लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी हो गया, क्राकातो, माउंट मेर्रापी, माउंट सिनुबुंग, ये सब आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में।
अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को ही कहते हैं। और ज्वालामुखी फटने पर टॉप पर जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजो सदेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। 6093 मीटर ऊंचाई है। और अभी हमने देखा रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्लयूचेवस्काया ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था, और ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और वहीं पर ही रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में भी एक क्रेशेनिनिकोवा ज्वालामुखी में भी 600 सालों के बाद विस्फोट हुआ था। बाकी ये इथोपिया वाला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न ज्वालामुखी से हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आंसर होगा राकेश अग्रवाल को। तो याद रखेंगे, अभी राकेश अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया। ये जो राकेश अग्रवाल है ना, इनके बारे में आपको बता दूं, अभी सितंबर 2025 में ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल बने थे। और अभी इसका डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया। इन्होंने किनका स्थान लिया? सदानंद वसंत डट्टे का। ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, आप कह सकते हो ये भारत की स्पेशल एंटी टेरर एजेंसी है और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की ये जांच करती है, जिसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। यहाँ पे इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान देना। ये जो कलर हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है। जैसे कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार, ये दोनों मिलते जुलते नाम है। और इन्हीं का नाम हम एक और जगह देखेंगे। अभी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल संजय सिंघल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा बने। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी सोनाली मिश्रा, होमगार्ड के बने थे एसबीके सिंह, और असम राइफल्स के हैं विकास लखेरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं अनुराग गर्ग। बाकी हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हम पढ़ चुके हैं, जैसे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ध्यान में होने चाहिए ये सब। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में देखो, अभी 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 68 नंबर का। तो अभी 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। तो डीआरडीओ के बारे में हम सभी जानते हैं। डीआरडीओ का काम होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स को डेवलप करना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है इसके? समीर वी कामत है, लेकिन इसके पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और आज की क्लास में एक खुशखबरी मैं आपको दे चुका हूं। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज और पीडीएफ अब मिलना चालू हो जाएंगे आपको 1 जनवरी 2026 से। अपडेटेड रहिएगा, साथ में डेली क्विज सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी चीजों को याद रखने में। जब आगे जाकर के हम सोचते हैं ना कि हाँ अब चलो स्टार्ट करते हैं करना, तो एकदम पहाड़ जैसा दिखता है हमें, बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं, इतने सारे महीने हो गए, इतने सारे दिन हो गए, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, कैसे होगा। लेकिन डेली अगर 10-10 क्वेश्चन हमें करने को मिल रहे हैं तो वो टिपिकल नहीं होता। इसीलिए एक साथ चीजों को करने की मत सोचो। जैसे होता है ना, डेली आप दिन की कितनी रोटी खाते होंगे, मान लो 7-8 रोटी खाते हो, 7, कोई 8, कोई 10, 5, जो भी है। मान लो दिन की 10 रोटी खाता है कोई इंसान, आराम से खा सकता है। 2 दिन में कितनी? 20 रोटी। 5 दिन में कितनी? 50 रोटी। 10 दिन में कितनी? 100 रोटी। अब 10 दिन में उसने 100 रोटियां खा ली है। देखने में कितना सारा लग रहा है ना, लेकिन एक दिन में नहीं खाया। हर दिन छोटे छोटे टुकड़ों को खाता गया, और एक दिन हम देखेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो हम कहेंगे यार तूने 1 लाख रोटियां खा ली, तो एक दिन में नहीं खा सकता है। तो उसी तरह से पढ़ाई के लिए भी है, डेली पढ़ो, रेगुलर रहो, डेली क्विज सॉल्व करते रहो। बाकी मेहनत अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे, बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए इसे, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा डेनमार्क। और किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा अभी किसने की है? गुजरात ने। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में भी सम्मानित किया गया नोवाक जोकोविच को। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट, इसका अभी पहला उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? उड़ीसा में। केंद्रीय मंत्री जो है राम मोहन नायडू, इन्होंने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया कहां पर? बंगलुरु। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी ये करेगा भारत। और अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू को। गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया मामाडी डोम्बोया ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था, 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1 बी रॉकेट को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा रशिया ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो आंसर होगा 2016। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।